नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन जो कि रहेगा 13 अक्टूबर 2018 का। वो स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट सीडीपी वाला जो सेक्शन है पूरा डिस्कस करेंगे, जो 100 मार्क्स का आएगा। 100 के 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है दो पार्ट बने 50-50 क्वेश्चन के, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा होता है जब परिपक्वता व अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। यानी कि मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस के कारण जब चेंजेस आते हैं व्यक्ति में, तब क्या होता है। परिपक्वता का मतलब किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। और अनुभव यानी कि अनुभव के कारण होता है, वो होता है गुणात्मक परिवर्तन, जिसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव चेंज। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही तरह के चेंजेस किस में आएंगे, विकास में आएंगे, यानी कि डेवलपमेंट में आएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, एक बच्चे की वृद्धि से निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भित है। एक बच्चे की वृद्धि से कौन सा संबंधित है, ये बताना है। वृद्धि यानी कि क्या होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, ग्रोथ से कौन से संबंध है, गुणात्मक परिवर्तन है, अपने साथ एकात्मकता प्राप्त करना है, शारीरिक परिवर्तन है, या फिर पर्याप्त पोषण लेना। तो ग्रोथ जो होती है वो होती है हमारी मात्रात्मक, जिसे हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव चेंज मतलब ये पूरी डिपेंड होती है किस पर, शारीरिक परिवर्तन पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103, एक बालक के केंद्र से चारों ओर विकास की दिशा क्या कहलाती है। जब विकास केंद्र से चारों तरफ होता है तो हम उसे बोलते हैं समीप से दूर विकास, जिसे समीपस्थ दूरस्थ विकास ही बोल दिया जाता है, और इंग्लिश में इसे बोल दिया जाता है प्रोक्सिमो डिस्टल। ठीक है, जब सेंटर से आपके चारों तरफ का विकास होता है, हम ये बोल सकते हैं कि पहले आपका हार्ट डेवलप होगा, फिर बॉडी के अदर ऑर्गन्स डेवलप होंगे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं पहले आप अपने हैंड्स पर कंट्रोल लाते हो, फिर उसके बाद अपनी फिंगर्स पर यानी अपनी उंगलियों पर कंट्रोल आता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, एक बालक में वृद्धि और विकास की दर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वृद्धि और विकास की दर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये बताना है। दोनों एक ही रूप है, दोनों एक रूप तो नहीं है, दोनों में चेंजेस तो होते ही हैं। ये दोनों एक रूप नहीं है, ये बात ठीक है। जब एक रूप नहीं है, एक रूप है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो एक रूप नहीं है ये सही होना चाहिए। वृद्धावस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं, ये गलत है। जो तीव्र परिवर्तन होंगे वो शेष अवस्था में होंगे, उसके बाद फिर किशोर अवस्था में होते हैं। किशोर अवस्था में विकास रुक जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है, विकास कभी नहीं रुकता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 105, एक बालक विकास की अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में कौन सी वस्तुओं को पहले देखेगा। छोटा बालक है, छोटी वस्तुओं को तो नहीं देख पाएगा। वह सब जो दृश्य है, अब वह सब जो दृश्य है उसमें छोटी भी जाएंगी और बड़ी भी जाएंगी। जब छोटी वस्तुओं को नहीं देख पा रहा, तो वह सब जो दृश्य हैं इन्हें भी नहीं देख पाएगा। बड़ी वस्तुओं को बिल्कुल देख सकता है आराम से, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये होगा नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बड़ी। पहले बड़ी वस्तुओं को देखता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, जीन और गुणसूत्र माता के गर्भ में गर्भधारण के समय बालक में माता पिता से कौन से पहलुओं को स्थानांतरित करते हैं। जीन और गुणसूत्र हैं, ये माता पिता से बच्चे में कौन से गुणों को स्थानांतरित करेंगे, पोषण को, सामाजिक को, नैतिक को, या फिर अनुवांशिक को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अनुवांशिक को करेंगे। ये सारे बाह्य पर्यावरण से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 107, इनमें से कौन सा एक बाह्य कारक है, यानी कि कौन सा इनमें से एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो एक बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक पर्यावरण बिल्कुल एक्सटर्नल है, बुद्धिमत्ता, जैविक कारक और अनुवांशिक कारक। अब एक बात का ध्यान दो, जो क्वेश्चन पेपर मैंने लास्ट डिस्कस कराया था, जो था हमारा 30 सितंबर 2018, ठीक है, सुनना जरा बात को ध्यान से। उसमें सेम क्वेश्चन आया था, ये वाला 107 जो क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन आया था, और उसमें ये लिखा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक कारक है। बाह्य कारक की जगह क्या लिख दिया उन्होंने, बाह्य कारक की जगह उन्होंने लिख दिया कि आंतरिक कारक है। ठीक, और ऑप्शंस एज इट इज ही थे, ऑप्शन सेम थे। तो हमने आंसर कौन सा टिक करा था, ऑप्शन नंबर डी टिक करा था, क्योंकि अनुवांशिक कारक पूर्णतः आंतरिक है। अब ऑप्शन सेम रख दिए और क्वेश्चन पूछ लिया कौन सा बाह्य कारक है, तब हम इन तीनों को आंतरिक कारक ही मानेंगे। अनुवांशिकता तो है,
जैविक और बुद्धिमत्ता जो है इन्हें भी आंतरिक कारक मानेंगे, तो बाह्य कारक ऑप्शन नंबर ए रहेगा, शारीरिक पर्यावरण। अब एक बात का ध्यान रखो, ये पेपर है आपका DSSS का, ठीक। यहाँ पर कई बार आपके लॉजिक्स फेल होते हुए आपको नजर आएंगे, तो हमें लॉजिक्स के साथ साथ क्या लगाना है, हमारी थोड़ी सी इंटेलिजेंस लगाना है, ठीक, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगाना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अंडरस्टैंड जो भी स्पेलिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग लगाना है, टी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को एग्जाम में सोल्व करना है, ध्यान रखना है इस बात का। क्वेश्चन नंबर 108, गर्भावस्था के दौरान माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक कौन सा कारक है जो एक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करेगा। देखिए, एक बात का आप ध्यान रखो, हमेशा अपने दिमाग में रखना है, जो इंटरनल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर में ओनली हमें हेरिडिटी को रखना है, बस। ये EI जो भी रहेगा, स्पेलिंग देख लेना, हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता। आनुवांशिकता को हमेशा हमें इंटरनल फैक्टर में रखना है और कोशिश करना है कि इसके अलावा जो भी आएगा वो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर में जाएगा। तो हम माता के शरीर को, उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, उसे कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, उसे बाह्य कैटेगरी में रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 का। क्वेश्चन नंबर 109 है, इनमें से कौन सी आयु परावर्ती बाल्यकाल की श्रेणी में आता है। परावर्ती बाल्यकाल मतलब कि लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड में क्या आएगा, लेटर चाइल्डहुड में आएगा 6 से 12 वर्ष, ठीक। पूर्व बाल्यावस्था यानी कि प्री चाइल्डहुड में कौन सा आता है, अर्ली चाइल्डहुड जिसे हम बोलते हैं 2 से 6 वर्ष, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 है, किस माह में बालक अपने स्थान पर कूद सकता है। तो 24 माह का बालक अपने स्थान पर कूद सकता है, 18 माह का बालक हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ सकता है, 12 माह का बालक चलना सीख जाता है और 6 माह का बालक क्रोलिंग करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 111, इनमें से कौन सा गतिविधि आधारित अध्ययन का एक लाभ है। गतिविधि आधारित अध्ययन का यानी कि एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग होगी उसका एक मेरिट्स क्या होगा। ये बहुत सी ज्ञान इंद्रियों के प्रयोग का अवसर देता है, बिल्कुल सही है। ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व रहते हैं। अध्यापक के दृष्टिकोण से अध्ययन केंद्रित होता है, गलत। तो रचनात्मकता को न्यूनतम नहीं करता है, संदर्भात्मकता को रोकता नहीं है, इसको बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 112, सहकारी अध्ययन प्रतिभागियों के बीच किस पर जोर देता है। सहकारी अध्ययन मतलब कि जो हम कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, जब एक दूसरे को हेल्प करके लर्निंग करते हैं, उसमें क्या होता है, रटने द्वारा अध्ययन होता है, बिल्कुल गलत बात, नहीं होता है। व्यक्तित्व उत्कृष्टता होती है यानी कि इंडिविजुअल एक्सीलेंस अचीव करते हैं, ये बात गलत है। हर एक बच्चा एक्सीलेंस अचीव नहीं करता, पूरा का पूरा ग्रुप एक्सीलेंस अचीव करता है। अंतर्निर्भरता बिल्कुल होती है, इंटरडिपेंडेंसी होती है बहुत ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी गलत है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। जब सहकारी अध्ययन होता है तो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं बच्चे, जिससे इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्न में से कौन सा सत्य है। बच्चे सूचना के परोक्ष ग्राही हैं, गलत बात। बच्चे कक्षा शिक्षण द्वारा सर्वोत्तम रूप से सीखते हैं, ये भी गलत है। ओनली कक्षा शिक्षण से ही सर्वोत्तम रूप से नहीं सीख सकते। बच्चे में अध्ययन कभी भी अंतिम नहीं होता, ये बात ठीक लगती है, लेकिन बच्चे सक्रिय अध्येता होते हैं, ये बात ज़्यादा ठीक लगती है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114, इनमें से कौन सा विद्यार्थी के लिए अध्ययन अनुभव बढ़ाने में प्रयुक्त रचनात्मक अभिव्यक्ति तकनीक नहीं है। अब रचनात्मक अभिव्यक्ति तकनीक नहीं है मतलब क्रिएटिविटी कहाँ पर नहीं लग रही है। तो क्रिएटिविटी रटने में नहीं लग रही, म्यूजिक में क्रिएटिविटी लगेगी, राइटिंग में भी लगेगी, कठपुतली चलाना इसमें भी लगेगी, लेकिन रटने में कोई क्रिएटिविटी नहीं लगती। सामने मटेरियल होता है, जस्ट पढ़ लो रट लो। क्वेश्चन नंबर 115, एक अध्यापक जो अन्य तरीकों के साथ साथ रचनात्मक अभिव्यक्तियों का सही मिश्रण प्रयोग करता है, अन्य तरीकों के साथ साथ वो क्रिएटिव एक्टिविटीज जो है उनको भी यूज कर रहा है, तो बालकों की कौन सी सोच को प्रोत्साहित करेगा, कौन सा चिंतन डेवलप होगा। कौन सा चिंतन डेवलप होता है, अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक। जो मैंने क्रिएटिविटी वाली क्लास ली थी उसमें मैंने बताया है कि रचनात्मकता में दोनों ही लगती हैं, अपसारी भी लगती हैं और अभिसारी भी लगती हैं, लेकिन अगर एग्जाम में दोनों में से कोई एक पूछे तो हमें अपसारी लगाना है यानी कि डाइवर्जेंट लगाना है। अपसारी कौन सी होती है, अपसारी होती है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट थिंकिंग में एक प्रॉब्लम एक ही सॉल्यूशन, अपसारी चिंतन में एक प्रॉब्लम एंड उसके मल्टीपल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों को विश्लेषणात्मक और संप्रेषण कौशल विकसित करने के अध्ययन अवसर उपलब्ध कराता है।
विश्लेषणात्मक और संप्रेषण कौशल विकसित करने के अपॉर्चुनिटी या फिर इसके चांस कौन प्रोवाइड कराएगा? समूह चर्चा बिल्कुल कराएगा, बृहद मूल्यांकन नहीं कराएगा, रटने से भी नहीं होगा, नीतिपरक व्याख्यान से भी नहीं होगा, तो ग्रुप डिस्कशन से ही होगा। विश्लेषणात्मक मतलब एनालिसिस एंड संप्रेषण कौशल मतलब कम्युनिकेशन स्किल। क्वेश्चन नंबर 117, इनमें से कौन सी एक अध्ययन विधि प्राकृतिक परिस्थिति में एक उभरने वाली या अनुभव की गई समस्या को हल करने के लिए वास्तविक जीवन की गतिविधियों के संबंध में अध्ययन की विधि है? अब बताइए कौन सी ऐसी विधि है जो प्राकृतिक परिस्थिति में एक उभरने वाली अनुभव की गई समस्या को लिए हल करने के लिए वास्तविक जीवन की गतिविधियों से संबंधित है। कुल मिलाकर बात यह है कि कौन सी एक्टिविटी वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित है, तो वह कौन सी होती है? परियोजना होती है वास्तविक जीवन पर आधारित, यानी कि रियल लाइफ से रिलेटेड, जिसे प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, छोटी समूह चर्चा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है? छोटी समूह चर्चा मतलब छोटा सा समूह जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 बच्चे हैं। अब वो किसे ज़्यादा बढ़ावा देगी? वो देगी सक्रिय सहभागिता को भी, अन्योन्य क्रियात्मक सत्र ये भी बढ़ाएगा, समूह आधारित संप्रेषण ये भी होगा, मतलब कि उक्त सभी ऑल चीज़ें डेवलप होंगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 119 है, इनमें से कौन से मीडिया संसाधन शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में उपयोगी हैं? कौन से मीडिया संसाधन है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करेंगे? समाचार पत्र बिल्कुल करते हैं, डायग्राम, चित्र, इमेजेस, पिक्चर्स ये भी करते हैं, प्रदर्शनी एग्जीबिशंस जो होते हैं ये भी करते हैं। उपरोक्त सभी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 120 है, इनमें से कौन सा परियोजना विधि के रूप में जाने जाने वाली शिक्षण अध्ययन विधि की एक विशेषता है? परियोजना के रूप में जाने वाली शिक्षण अध्ययन जो विधि है इसकी एक विशेषता क्या है? अनुभव परिकल्पित है, इसलिए एक प्रभावी लघु अवधिक अध्ययन है। लघु अवधिक मतलब कि छोटे टाइम के लिए अटेंशन वाली मेथड है ये, तो छोटे टाइम के लिए अटेंशन तो इसमें होती नहीं। खोजी प्रवृत्ति को विकसित करने में सहायता करती है, बिल्कुल सही बात है, खोजने की प्रवृत्ति डेवलप होती है। अपसारी विचार को हतोत्साहित नहीं करती, ये तो इसको एप्रिसिएट करेगी। विद्यार्थी की व्यक्तिगत उपलब्धि पर जोर देती है, ना कि टीम वर्क पर, गलत है। परियोजना ज्यादातर कोशिश करना चाहिए कि परियोजना टीम में ही दो, कम से कम 3-3, 4-4 बच्चों का ग्रुप बनाकर परियोजना दो तो वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, समाज शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय स्थापित करता है ताकि वे सामाजिक मूल्यों, रिवाजों और परंपराओं को अपने सफल जीवन के लिए आवश्यक जानकारी और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। देखिए विद्यालय जो स्थापित किए जाते हैं जिसमें आवश्यक जानकारी, व्यवहार वगैरह बच्चों को दिए जाते हैं, तो जो विद्यालय स्थापित किए जाते हैं जिसमें मूल्यों, रिवाजों, परंपराओं को दिया जाता है, तो जो स्कूल है वो आते हैं हमारे औपचारिक के अंदर, यानी कि फॉर्मल के अंदर। ओके, अनौपचारिक में क्या आएगा? अनौपचारिक में आपका घर आ जाएगा, आपके जो फ्रेंड्स के साथ जो आपका लर्निंग चल रहा होगा, कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, वो आ जाएगा। सार्वभौमिक ऐसा है नहीं कुछ। गैर औपचारिक जो कि होता है नॉन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल में जो इग्नू है जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कराती है ये आ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 122, वैदिक कालीन भारत में विद्यालय शिक्षा प्रणाली का पहला रूप किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में चलते थे गुरुकुल। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यालय शिक्षा का औपचारिक भाग है, विद्यालय शिक्षा का औपचारिक भाग है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा समाप्त हो जाती है जब विद्यार्थी विद्यालय छोड़ देते हैं, गलत बात। शिक्षा बंद सिरे वाली नहीं है, निर्धारित सीमाएं भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा कि स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। द्विध्रुवीय शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? सर जॉन एडम है। एडम ने क्या बोला है कि स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होती है? शिक्षा होती है। और जॉन ड्यूवी ने क्या बोला? इसको ट्राइपोलर बताते हुए स्टूडेंट, टीचर, करिकुलम या एनवायरनमेंट, इन तीनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, ये तीनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, मुक्त विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। मुक्त विश्वविद्यालय मतलब वही आपका डिस्टेंस एजुकेशन जो इग्नू वगैरह हैं, ये सारे ये आते हैं गैर औपचारिक के अंदर, जिसे हम बोलते हैं नॉन फॉर्मल के अंदर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है, अनौपचारिक शिक्षा संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है? अनौपचारिक मतलब कि आपका इनफॉर्मल का एक निरंतर लक्ष्य होता है, इसमें एक संगठित संस्था शामिल है, इसकी चिंतन की एक निश्चित विधि है, ठीक है। यह चिंतन अध्ययन उपलब्ध कराती है। क्या बताना? अच्छा, कौन सा सत्य बताना है?
देखिए इसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा आप घर पर फ्रेंड से ले रहे होते हो, तो आप चलते फिरते कभी भी कुछ भी सीख जाते हो। ना तो इसमें कोई संस्था शामिल होती, ना ही इसकी कोई निश्चित विधि होती। ये अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराती है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आप कॉन्शियसली यानी कि चेतन रूप से नहीं सोच रहे होते समस्याओं के बारे में, स्थिति के बारे में। ये बस आप सीख जाते हो। घर में कुछ हुआ, कुछ नया सीख लिया, फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे, कुछ नया देखा, वहां पर कुछ नया सीख लिया, बातों बातों में कुछ सीख गए। इस तरह का यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 127 है, इनमें से किस शब्द का अर्थ प्रशिक्षित करना है? तो लैटिन भाषा का जो शब्द है एजुकेटम, एजुकेटम वर्ड का मतलब क्या है? एजुकेटम वर्ड का मतलब है प्रशिक्षित करना। इनमें से किस शिक्षाविद को किंडरगार्टन के उद्भवकर्ता का श्रेय दिया जाता है? किंडरगार्टन प्रणाली किसने दी है? तो फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दी है। 129, इनमें से किस विचारक ने इंडियन फिलोसफी पुस्तक को लिखा? इंडियन फिलोसफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 130 है, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु कौन से विचारक थे? ये थे यूनान के, तो ये यूनानी विचारक थे। 131 है, सामान्य लोग भाषा को केवल किस माध्यम के रूप में पहचानते हैं? तो जो सामान्य लोग होते हैं वो भाषा को केवल किस माध्यम में जानते हैं? संप्रेषण के रूप में पहचानते हैं। और जो भाषाविद होते हैं, जो लिंग्विस्टिक होते हैं, लिंग्विस्टिक जो होते हैं वो व्याकरण और शब्दकोश इन दोनों के रूप में भाषा को देखते हैं, और सामान्य लोग सिर्फ संप्रेषण के रूप में देखते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात। 132 है, किस आयु में एक बालक बालिका उसकी भाषा को विकसित कर लेता है? यानी बालक अपनी खुद की भाषा को विकसित करने लगेगा कि मुझे किस काम के लिए क्या करना है। ठीक है, किस तरह से, मान लो शब्द नहीं बोल पाएगा लेकिन उसे पता रहेगा मैं ये एक्टिविटी करूंगा तो पता चल जाएगा, मैं अपनी बात को कह पाऊंगा। तो 1 वर्ष का बालक विकसित कर लेता है। 133, सभी बालक व्याकरण से बनी अधिग्रहण के लिए एक जन्मजात प्रवृत्ति के साथ जन्म लेते हैं। देखिए भाषा के अधिग्रहण यानी कि लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए कौन सी ग्रामर के साथ जन्म लेते हैं? ये क्वेश्चन है चॉम्स्की से। चॉम्स्की ने किसकी बात करी है? सार्वभौमिक ग्रामर की, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर की बात किसने करी थी? चॉम्स्की ने करी थी। एक यूनिवर्सल ग्रामर है जो लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए लैंग्वेज एक्वायर करने की एबिलिटी जो होती है वो हर एक व्यक्ति में जन्म से ही होती है, जैसे यूनिवर्सल ग्रामर बोला। और एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है LAD, याद रखो, यहाँ बता देता हूँ मैं। LAD होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो हम सभी के माइंड में है, जिसकी वजह से हम भाषा को एक्वायर कर पाते हैं। ये भी चॉम्स्की ने ही बोला है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को भारत की मुख्य भाषाओं के रूप में नामांकित किया? तो 22 भाषाओं को भारत की मुख्य भाषाओं के रूप में नामांकित किया है। अग्निहोत्री के अनुसार, अब अग्निहोत्री हो या कोई भी हो, किसी के भी अनुसार एक भाषाई कुशलता, अध्ययनपरक उपलब्धि, संज्ञानात्मक लोचशीलता, सामाजिक सहिष्णुता के साथ अत्यंत निकट संबंध है। तो बहुभाषावाद का इसके साथ अत्यंत निकट संबंध है। यदि कोई व्यक्ति बहुभाषावाद है तो वो अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा, उसके हर एक पहलू को देखने में उसे आसानी रहेगी, चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी, संज्ञानात्मक विकास उसका अच्छे तरीके से होगा। पश्चिमी देश भाषा के संबंध में प्रबल है, पश्चिमी देश एक भाषा के संबंध में प्रबल है, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अभी 22 भाषाएं तो ऐसी जो रजिस्टर्ड है और 1600 से ज़्यादा तो बोली जाती हैं। ठीक है, लेकिन पश्चिमी देशों की बात करें तो वहाँ पर लैंग्वेज फिक्स है कि ये लैंग्वेज बोलना है। जैसे किसी देश में फ्रेंच बोली जाती है, किसी देश में इंग्लिश बोली जाती है, किसी देश में अरबी बोली जाती है, कहीं पर तुर्किश बोली जाती है। तो हर देश की अपनी अपनी भाषा फिक्स है, लेकिन भारत एक बहुभाषी देश है। तो पश्चिमी देश जो है वो एक भाषी देश है। उर्दू, बंगाली और असमी भारत के किस भाषा परिवार से आते हैं? ये आते हैं इंडो आर्यन परिवार से। द्रविड़ परिवार से कौन सी आ जाती है? जो आपकी तमिल है, मलयालम है, ये सारी आ जाती हैं। टिबेटो बर्मन से आपकी जो मणिपुरी है, और एक कौन सी वहाँ पे डोबो या डोबो बोडो ऐसा कुछ नाम है, वो वाली जाती है। मुंडा जैसी कुछ नहीं है। 138, इनमें से कौन सा भाषा के परिवारों की संख्या के संगत है? तो भारत में भाषा के कितने परिवार हैं? भारत में भाषा के 4 परिवार हैं, याद रखिएगा। 139, सभी भारतीय भाषाओं में एक दूसरे के शब्द होते हैं। सभी भारतीय भाषाओं में दूसरे शब्द होते हैं जो अतिरिक्त शब्द होते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं होता, मतलब कि एक्सटर्नल वर्ड्स हैं लेकिन इन वर्ड्स का कोई अर्थ नहीं है। यदि भी अकेले प्रयोग किए जाएं, ठीक है,
परंतु पहले वाले के समरूप लगते हैं। मतलब कि दूसरे शब्द होते हैं, अगर उनको अकेला प्रयोग करते हैं तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन पहले वाले के समरूप होते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा। जैसे हम बोलते हैं चाय बाय, और हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं केक शेक, और हम बोलते हैं पानी वानी। ठीक है, अब भाई पानी वानी ये एक दूसरे के सेम है, लेकिन बानी अकेला क्या होता है, शेक अकेला क्या होगा, वाय अकेला क्या होगा, इनका तो कोई मतलब है नहीं। तो इन शब्दों को बोलते हैं प्रतिध्वनि शब्द। क्या बोलेंगे, प्रतिध्वनि शब्द बोलेंगे। 140 संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण सभी भारतीय भाषाओं में नए शब्दों की रचना के लिए दोहराए जा सकते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? यानी कि संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जिनको बार बार दोहराया जा सकता है, दोहराया जाता है जिससे नया शब्द बन जाता है। तो जैसे दोहराने का मतलब आपने बोला हो घर घर, जल्दी जल्दी, ऐसे शब्द हम यूज करते हैं। घर घर की बात है, जल्दी जल्दी काम करो, तो इन शब्दों को बोलते हैं द्विरुक्त शब्द। क्या बोलेंगे, द्विरुक्त शब्द बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर रहेगा। 141 है प्रारंभिक विद्यालय के बालक विकास के किस चरण में होते हैं? कि इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है कि यार पूर्व परिचालन आएगा या ठोस परिचालन आएगा। पूर्व परिचालन जिसे हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा होता है 2 से 7 वर्ष का, और ठोस परिचालन अवस्था में बच्चा होता है 7 से 11 या फिर 12 तक। ठीक, और बच्चा स्कूल जाना, तो फिर ये माना जाता है कि जो प्रारंभिक बालक के जो बच्चे होते हैं वो ठोस परिचालन में आएंगे, क्योंकि ठोस परिचालन अवस्था में ज़्यादा टाइम बच्चे स्कूल में बैठाते हैं। प्रारंभिक विद्यालय का ज़्यादातर टाइम होता है बच्चे का, वो ठोस परिचालन अवस्था के दौरान ही गुजरता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर माना गया इसका। क्वेश्चन नंबर 142 मिलान से कौन सी संकल्पना आती है? तो मिलाओगे आप इसको इससे, फिर आप जैसे मैच द कॉलम्स करते थे स्कूल टाइम में, तो इससे एक से एक संगत वाली आ जाती है, 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस की पहला वाला इस वाले से किस तरह से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। गणना का दूसरा चरण एक समूह वस्तुओं को जानना है, यह पहलू किस नाम से जाना जाता है? इस पहलू को हम बोलते हैं कार्डिनल। जैसे हम यूज करते हैं ना 1 2 3, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये कार्डिनल नंबर है। और कार्डिनल नंबर की इन्होंने जैसे भी ट्रांसलेशन करा, ट्रांसलेशन करके इन्होंने विशेषण लिखा हुआ, लेकिन आप इंग्लिश में याद रखो ये नंबर्स क्या हैं, कार्डिनल नंबर्स हैं, क्योंकि इंग्लिश में सही लिखा है। ये देखो इंग्लिश में सही लिखा हुआ है कार्डिनल, यहाँ पर ये तो हो नहीं रहा, ऑर्डिनल तो हो नहीं रहा, कंपेयरिंग तो आप कर ही नहीं रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कंपेरिजन तो चल ही नहीं रहा है। तो कार्डिनल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। एक बालक में संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में संक्षिप्त गणितीय संकल्पना विकसित होती है? एक बात याद रखो, DSSC वाले जब भी आपको संक्षिप्त वर्ड लिखे और तो एक बार ना इंग्लिश में देख लेना, क्या देख लेना कि अ चाइल्ड इज एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लाइकली टू डेवलप। अब एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कब डेवलप होंगे? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि रहती है 12 से लगभग 14-15 साल तक। आई बात समझ में? तो आपको इतना एबल बनना पड़ेगा अगर DSSC का पेपर देने जा रहे हो, अगर हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में पढ़कर उसे समझ सको। ये मत बोलना कि यार हमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, समझना पड़ेगा तभी एग्जाम निकलेगा। ठीक है, तार्किकता का एक रूप है जिसमें एक सामान्य नियम या सिद्धांत विशेष वस्तुओं या विशिष्ट प्रक्रियाओं से प्रयुक्त होता है। क्या कर रहे हैं, एक सामान्य नियम कहाँ से व्युत्पन्न हो रहा है? यह नियम निकल रहा है विशिष्ट प्रक्रियाओं से व्युत्पन्न हो रहा है। यानी कि आप एक स्पेशल एग्जाम्पल से कहां तक जा रहे हो, एक रूल की तरफ जा रहे हो जो कि हमारे जनरल रूल होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आगमन विधि। और इस आगमन विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडक्टिव मेथड। अब ना यहाँ तो आगमन दिख रहा, इंडक्टिव मेथड जरूर दिख सकता है, तो इंग्लिश वाले को देख लेते हैं। इंडक्टिव इंडक्टिव इंडक्शन कहाँ देखा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ऑप्शन नंबर ए प्रेरण। ठीक है, अब ऐसा ट्रांसलेशन होता है इनका। 146 एक पूर्वचरित सूत्र या सिद्धांत विद्यार्थी को बताया जाता है और उसे विभिन्न संबंधित समस्याओं को पूर्व सूत्र की सहायता से हल करने के लिए कहा जाता है। मतलब कि पूर्व रचित सूत्र दिया जा रहा है, क्या कह सकते हैं हम? रूल दे दिया
अब रूल से क्या कर रहे हो आप, संबंधित समस्या को सोल्व कर रहे हो, यानी कि आप एग्जाम्पल्स को सोल्व कर रहे हो। किससे, रूल से। रूल से एग्जाम्पल के लिए किस में जाते हैं, निगमन विधि में। निगमन विधि मतलब कि डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड को देख लेते हैं इंग्लिश में, ये ऑप्शन नंबर 4, तो यही लिखा हुआ है डिडक्टिव मेथड। मतलब राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कटौती विधि। देखो कितना खतरनाक ट्रांसलेशन करा है, डिडक्टिव मेथड का ट्रांसलेशन कर दिया कटौती विधि, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। अध्ययन की किस प्रावस्था में विद्यार्थियों के पास परिगठन और पदार्थ के साथ प्रत्यक्षता शामिल होने की का अवसर होता है। डायरेक्ट बच्चे इन्वॉल्व कब होंगे, डायरेक्ट बच्चे इन्वॉल्व जब होंगे जब वे खोज के द्वारा सीख रहे होंगे, ह्यूरिस्टिक मेथड का यूज कर रहे होंगे, डिस्कवरी लर्निंग जब चल रही होगी। 148 है, व्याख्या निर्माण डिजाइन मॉडल का कौन सा चरण विद्यार्थियों को उनके मस्तिष्क को उनके अध्यापकों के साथ मस्तिष्क मंथन के माध्यम से संलिप्त करने से संबंधित है। यानी कि बच्चों का मस्तिष्क और अध्यापक का मस्तिष्क दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं संज्ञानात्मक शिक्षुता। ये जो व्याख्या निर्माण मॉडल है, इसके टोटल 7 चरण होते हैं। ठीक है, कितने चरण होते हैं, इसके 7 चरण होते हैं, 7 स्टेप्स होती हैं इसकी। उसमें से एक स्टेप्स होती है संज्ञानात्मक शिक्षुता, जिसमें बच्चे का दिमाग और शिक्षक का दिमाग दोनों मिल जाते हैं। 149, अध्ययन का कौन सा तरीका प्रतिभागियों को एक गतिविधि में संलिप्त करता है और उन्हें समीक्षात्मक रूप से गतिविधि पर परिवर्तित होने और उपयोगी ज्ञान और अध्ययन अर्जित कराने में सहायता करता है। देखिए कौन सा तरीका है जो गतिविधि में संलिप्त करेगा। गतिविधि में बच्चे संलिप्त कब होंगे, अनुभवपरक अध्ययन में, सहयोग में, अप्रत्यक्ष अध्ययन में, या फिर पर्यवेक्षण में। क्या होगा इसका राइट आंसर, देखिए उन्हें समीक्षात्मक रूप से गतिविधि पर परिवर्तित होने और उपयोगी ज्ञान और अध्ययन अर्जित कराने में सहायता होता है। कौन सहायता करता है, वो करता है अनुभवपरक अध्ययन। जब बच्चे के अंदर एक्सपीरियंस लर्निंग होगी, अपने अनुभव के आधार पर जब वो लर्निंग करेंगे तब होगा ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। अप्रत्यक्ष तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। 150, इनमें से कौन सा अनुभवपरक अध्ययन के चक्र में केंद्रीय होता है। तो जो प्रसंस्करण है, प्रसंस्करण को बोला जाता है प्रोसेसिंग। जो प्रोसेसिंग होती है वो आता है आपका केंद्र में, यानी कि सेंटर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए 1 to 50 तक। 51 से 100 क्वेश्चन के लिए सेकंड पार्ट आएगा, तो सेकंड पार्ट आप वहां से देख सकते हो। सेकंड पार्ट देखने के लिए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहां से आप सेकंड पार्ट जाकर देख लीजिएगा। क्लियर है। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।